हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 और इसका नाम है ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं कि व्यापारी जो थे उनका हमारी हिस्ट्री में क्या रोल था और उस समय अलग अलग किंग्स थे, उन्होंने इस व्यापार को किस तरह से प्रभावित किया। और उसी के साथ साथ में हम लोग जानने वाले हैं कि उस समय हमारे जो धार्मिक तीर्थ यात्री थे और धर्म से जुड़ी हुई जो विशेष बातें और विशेष घटनाएं हुई थी वो कौन सी थी। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक लड़की का एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है जगिनी, जो मार्केट में गई। मार्केट में एक फेयर लगा हुआ था, उस फेयर में उसने बहुत सारी शानदार चीजें दिखी, जिसमें कुछ शाइनी स्टील ब्राइट कलर के प्लास्टिक बकेट थे, प्रिंटेड क्लोथ्स थे और बहुत ही शानदार फ्लोरल डिजाइन के क्लॉकवाइज टॉयज थे और भी बहुत सारी चीजें थी। ये सारी चीजें उसको बहुत शानदार लगी। उसने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बसेज में, ट्रक्स में यहाँ पे उन सामानों को बेचने के लिए आते हैं और दिन की समाप्ति पे वो वापस अपने गांव चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ये लोग हमेशा मूवमेंट पे क्यों रहते हैं, उसको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसकी मदर ने समझाया कि ये सारे लोग हैं वो ट्रेडर्स हैं, वो व्यापार करते हैं। ये वो लोग हैं जो कुछ सामान खरीदते हैं जहां से वो बनता है और उसे देश के अलग अलग कोनों में जाके बेचते हैं। अब हम लोग जानते हैं इन ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में। आपने पिछले चैप्टर में एनबीपीडब्ल्यू के बारे में पढ़ा था, जो कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर है, उसके बारे में पढ़ा था। ये पोट्री बहुत ही शानदार थी, जिसमें कुछ बाउल्स और प्लेट्स थे, बहुत ही अच्छे दिखते थे, बहुत ही शानदार थे। और उन्हें कई अलग प्रकार की आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वहां पे वो मिली थी। तो वहां पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको आश्चर्य होता है कि ये जो सारी चीजें हैं वो अलग अलग जगह पे कैसे पहुंची, तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो व्यापारी हैं वो उन्हें अलग अलग जगह पे लेके गए थे। हो सकता है वो उन्हें अपने पर्सनल यूज के लिए गए होंगे, हो सकता है उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए लिया होगा, या हो सकता है उन्होंने इसे खरीद के बेच दिया हो गया। साउथ इंडिया की हम लोग बात करें तो हमारा साउथ इंडिया जो है वो गोल्ड, स्पाइसेज, स्पेशली पीपर और प्रीशियस स्टोन्स के लिए बहुत अधिक फेमस था। पीपर जो कि काली मिर्च है, उसकी उस समय बहुत अधिक वैल्यू हुआ करती थी रोमन एम्पायर के अंदर, और उसे इतनी अधिक वैल्यू दी गई थी कि उसे ब्लैक गोल्ड का नाम दिया गया। बहुत सारे ऐसे व्यापारी थे जो इस ब्लैक गोल्ड यानी पीपर को रोम लेके जाया करते थे, शिप्स के थ्रू और सी के थ्रू वो जाया करते थे। और कई बार लैंड से भी वो जाया करते थे, तो वो कारवां में जाया करते थे। कारवां क्या होता है, इसमें बहुत सारे जो जानवर वगैरह होते हैं उनका झुंड होता है, उसके अंदर बहुत सारी संख्या में एक साथ में सामान कैरी किया जाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से उस समय इतना सारा व्यापार यहाँ पे होता था। इसी के कारण से हमारे यहाँ पे रोमन के जो गोल्ड कॉइन्स है वो भी साउथ इंडिया में पाए गए हैं। उससे ये पता लगता है कि हमारे साउथ इंडिया का रोमन के साथ में ट्रेडिंग लिंक उस समय रहा होगा। ट्रेडर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर किया, और उनमें से कई ऐसे थे जो कोस्ट को फॉलो करते थे, जिनमें से कई अरेबियन सी के पास में, कई बे ऑफ बंगाल के पास में थे। यहाँ पे जब भी ये ट्रेडर्स है ट्रेड किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट किया करते थे, तो मानसून विंड्स का हमेशा फायदा उठाने का प्रयास करते थे। क्योंकि मानसून विंड्स के अगर वो साथ में चलते हैं तो जहां वो जाना चाहते हैं वहां वो जल्दी पहुंच सकते हैं। इसलिए वो क्या करते थे, उन्हें अगर हमारे सब कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न कोस्ट पे जाना है, ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया से, तो वो साउथ वेस्ट मानसून जो है उस समय पे वो चला करते थे। और इस यात्रा के दौरान वो बहुत ही मजबूत शिप्स है वो लेके चला करते थे। नए किंगडम जो कि कोस्ट के आसपास में बसे, उनके बारे में हम लोग जानते हैं। हमारे सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में हमारी एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है जहाँ पे कई हिल्स, प्लेटोज और रिवर वैलीज हैं। इन रिवर वैलीज की बात करें तो कावेरी जो है वो सबसे अधिक फर्टाइल है। बहुत सारे चीफ्स और किंग्स जो हैं उन्होंने इन रिवर वैलीज को कंट्रोल करने का प्रयास किया, और इसी के कारण ये जो कोस्ट है वो बहुत अधिक रिच और पावरफुल बन गई। संगम पोएम्स के बारे में आपने सुना होगा। संगम पोएम के अंदर एक नाम मिलता है मोवेंडर। मोवेंडर किसी विशेष राजा का नाम नहीं है, ये एक कॉमन नाम है जो दिया गया है चोलाज, चेराज और पांड्याज के हेड्स को। इन तीनों को मिला के मोवेंडर का नाम दिया गया है। अगर संगम पोएम्स की मैं बात करूं तो संगम पोएम जो है
यहाँ पे एक मदुरई में एक मीट हुई थी जहाँ बहुत बड़े बड़े राइटर्स और पोइट्स मिले थे, उन्होंने इसके बारे में लिखा था तमिल लिटरेचर में, तो उसे हम लोग संगम पोइट्स कहते हैं या संगम लिटरेचर कहते हैं, जो आज से लगभग 2300 ईयर्स एगो लिखा गया था। ये जो तीन चीफ थे, चोलाज, चेराज और पांड्याज, इनके पास में दो बड़े बड़े सेंटर्स थे पावर के, एक तो इनलैंड वाला और दूसरा कोस्ट वाला। तो इसका मतलब तीन के लिए 6 सिटीज हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनमें से पुहार और कावेरीपट्टनम, और उसी के साथ साथ में चोलास का जो पोर्ट है जो मदुरई में है, जो कि पांड्यास की कैपिटल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय पे थे। यहाँ के जो चीफ्स थे वो रेगुलर टैक्सेस को कलेक्ट नहीं किया करते थे, इसके बजाय वो ऐसा करते थे कि लोगों से कुछ गिफ्ट रिसीव किया करते थे या डिमांड किया करते थे, और अक्सर वो मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे भी जाया करते थे अपने आसपास के इलाकों के अंदर। इन मिलिट्री एक्सपेडिशंस में जो भी पैसा या धन लूटते थे, कमाते थे या प्राप्त कर लेते थे, उसको अपने सपोर्टर्स, फैमिली मेंबर्स, सोल्जर, पोइट्स इनमें बांट दिया करते थे। और इसी के कारण से बहुत सारे पोइट हैं, उन्होंने मिलके संगम लिटरेचर या संगम जो पोएम है उसकी रचना कर दी। और इसकी रचना करने पर बहुत सारे राजाओं और मुखियाओं ने बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट, चैरियट्स और फाइन क्लॉथ जो है वो गिफ्ट के रूप में दे दी। लगभग 200 ईयर्स पहले की हम लोग बात करें तो एक डायनेस्टी थी जिसे सातवाहनाज कहा गया, वो वेस्टर्न इंडिया में बहुत अधिक पावरफुल हो गई, और इनके जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे वो थे गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। इनके बारे में हम लोग उनके इंस्क्रिप्शंस के द्वारा जान सकते हैं, जिसमें उनका नाम गौतमी बालाश्री जो है वो बताया गया है। वो और अन्य सातवाहन रूलर्स जो थे वो दक्षिण प्रथा के लॉर्ड्स के रूप में जाने गए। लिटरली ये जो साउथ का जो वे है वहां के भगवान के रूप में वो लोग जाने गए, सदर्न रीजन को पूरी तरह से कंट्रोल करते थे। उन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट चारों तरफ भेजा और युद्ध के अभियान उन्होंने चलाए। अब सिल्क रूट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सिल्क जो होता है बहुत ही रिच, ग्लोसी, कलरफुल, एक शानदार फैब्रिक होता है जिसकी वैल्यू उस समय पे बहुत अधिक थी। और सिल्क को बनाने का जो प्रोसेस था वो बहुत ही जटिल या टिपिकल था। सिल्क वर्म को कोकून से निकाला जाता था, फिर थ्रेड में उनको स्पन किया जाता था, फिर उसको एक कपड़े में बुना जाता था। तो सिल्क को बनाने की जो टेक्निक है वो चाइना में सबसे पहले इन्वेंट हुई लगभग 7000 ईयर्स एगो, और बहुत सालों तक ये जो टेक्निक है ये एक सीक्रेट रही, और चाइना के लोगों ने किसी भी व्यक्ति को ये जो टेक्निक है वो शेयर नहीं की, और चाइना से ही ये सिल्क बन के हॉर्स पे, कैमल्स पे या लोगों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता था। इसलिए जिन जिन रास्तों से सिल्क ट्रांसपोर्ट होता था उन रास्तों को सिल्क रूट कहा गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, चाइना से इंडिया, पर्शिया, इजिप्ट, अरेबिया, चारों तरफ ये जो लाइन जा रही है यूरोप की तरफ, तो ये हमारा सिल्क रूट है। कई बार चाइनीज रूलर्स हैं वो ईरान और वेस्ट एशिया के जो रूलर्स हैं उनको भी सिल्क के गिफ्ट भेजा करते थे, और वहां से धीरे धीरे ये सिल्क का नॉलेज है वो वेस्ट तक फैल गया। लगभग 2000 ईयर्स पहले की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी रिच पीपल हैं और रूलर्स हैं उन्हें सिल्क बहुत अधिक पसंद था। ये बहुत एक्सपेंसिव था, चाइना से इसे लाया जाता था, और रास्ते में बहुत अधिक डेंजरस रोड्स थी जिनमें माउंटेन्स और डेजर्ट्स थे। यहाँ पे जो लोग रहते थे वो इन ट्रेडर्स को पास होने के लिए कुछ अमाउंट की भी मांग किया करते थे, और ये ट्रेडर्स उन्हें दे भी दिया करते थे। हमारा जो मैप है उसके अंदर आप आसानी से देख सकते हैं सिल्क रूट और इसकी ब्रांचेस को। बहुत सारे राजा ऐसे हुए जिन्होंने सिल्क रूट पे कंट्रोल करने का प्रयास किया, क्योंकि इस रूट को कंट्रोल करने से उन्हें टैक्सेस या ट्रिब्यूट या गिफ्ट जो है वो आने जाने वाले जो ट्रेडर्स हैं वो दे दिया करते थे, और उनके बदले में ये जो राजा या चीफ्स या मुखिया होते थे वो उन लोगों को रोबर्स से प्रोटेक्शन दिलवाया करते थे। सिल्क रूट पे सबसे अधिकतम कंट्रोल करने वाले जो रूलर्स हैं वो हैं कुशानाज, जिन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगभग 2000 ईयर्स पहले राज किया था। यहाँ के जो पावर के जो मेन दो सेंटर्स थे वो पेशावर और मथुरा रहे। तक्षशिला भी उस समय इन किंगडम में शामिल था। उनके रूल के दौरान सिल्क रूट की एक ब्रांच सेंट्रल एशिया से
इंडस रिवर जो है वहां तक फैल गई और उससे ये रोमन एम्पायर तक जाती थी। कुशानात जो है वो इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऐसे रूलर्स रहे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन सबसे पहले इश्यू किए थे। सिल्क रूट पे आने जाने वाले ट्रेडर्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। बुद्धिज्म का किस प्रकार से फैलाव हुआ? सबसे अधिक जो प्रचलित कुशाना रूलर है वो है कनिष्का, जिन्होंने लगभग 1900 ईयर्स पहले राज किया था। उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल भी ऑर्गेनाइज करवाई थी जहां पे बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग मिला करते थे और इम्पोर्टेंट धर्म से जुड़ी हुई बातों को डिस्कस किया करते थे। अश्वघोषा जो कि एक महान कवि हुए हैं, उन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरिता। वो उनके कोर्ट में रहते थे। अश्वघोषा और अन्य बुद्धिस्ट विद्वान लोग जो हैं वो संस्कृत में लिखना शुरू कर चुके थे। बुद्धिज्म की एक नई फॉर्म उस समय देखने को मिली जिसे महायाना कहा जाता। इसमें दो विशेष बातें थी। पहली बात ये थी कि बुद्धा की जो प्रेजेंस है वो स्कल्पचर्स में साइंस के द्वारा बताई गई, जैसे कि पीपल ट्री के नीचे बुद्धा को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उससे जुड़े हुए स्कल्पचर्स हमें देखने को मिले। और बुद्धा के जो स्टेच्यूज है वो बनाए जाने लगे। बहुत सारे स्टेच्यूज मथुरा में और तक्षशिला में हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा बदलाव ये था कि लोगों का बोधिसत्वास में बिलीफ हो गया। बोधिसत्वास कौन थे? वो ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली हो और ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद में अगर वो लोग चाहते तो आइसोलेशन में या मेडिटेशन में शांति से अपना जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और लोगों को पढ़ाना और लोगों को सहायता देना शुरू कर दिया। बोधिसत्वा जो लोग हैं उनकी धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और सेंट्रल एशिया, चाइना और बाद में कोरिया और जापान तक के लोग फैल गए थे। बुद्धिज्म जो है वेस्टर्न और सदर्न इंडिया, जहाँ पे बहुत सारी केव्स हमें देखने को मिलती है, वहां पे भी पाया गया। यहाँ पे हिल्स को कर्व करने के बाद में बहुत सारी केव्स का निर्माण किया गया जहाँ पे ये जो मॉन्क्स है वो रहा करते थे। सामने का जो डायग्राम है उसमें अलग अलग प्रकार की हिल्स केव आपको दिखाई दे रही है। ये जो केव्स हैं ये किंग्स और क्वींस के द्वारा, मर्चेंट्स और फार्मर्स के द्वारा बनाई जाती थी और वेस्टर्न घाट के आसपास में हमें देखने को मिलती है। और रोड्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट, कोस्ट, सिटीज उनको जोड़ती हैं, वहां पे ये हमें केव्स देखने को मिलती है। शायद जो ट्रेडर्स हैं वो इन केव मोनेस्ट्रीज में अपनी यात्रा के दौरान रुका करते थे। बुद्धिज्म का धीरे धीरे जो प्रसार है वो श्रीलंका और म्यांमार तक हो गया। बुद्धिज्म धीरे धीरे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और साउथ ईस्ट एशिया के अन्य पार्ट जैसे कि इंडोनेशिया तक फैल गया। बुद्धिज्म की जो पुरानी फॉर्म है उसे थेरवादा बुद्धिज्म कहा गया, जो कि इन एरियाज में काफी अधिक प्रचलित है। पिलग्रिम्स की क्वेस्ट। पिलग्रिम्स का मतलब धार्मिक तीर्थयात्री होते हैं जो एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं विशेष प्रकार की धार्मिक पूजा पाठ को करने के लिए। जिस तरह से आपने जाना कि ट्रेडर्स जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रेवल किया करते थे कारवां में, शिप्स में, इनके साथ में कुछ पिलग्रिम्स धार्मिक तीर्थयात्री हैं वो भी चला करते थे। सबसे अधिक प्रचलित जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हैं वो है फाइयान, जो कि लगभग हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में 1600 ईयर्स पहले आए थे। उसी के साथ में ज्वेनजांग, जिसे हैंसांग भी कहा जाता है, वो 1400 ईयर्स पहले आए थे। और आई क्विंग जो लगभग 15 ईयर्स बाद में आए थे ह्वेनसांग के, ये यहाँ पे विजिट करने के लिए आए थे। बुद्धा से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी, मोनेस्ट्री थी, उनको ये सब लोग देखने के लिए आए थे। इनमें से जितने भी ये धार्मिक तीर्थयात्री हैं उन्होंने अपनी जर्नी के अकाउंट लिखे हैं और उन्होंने ये लिखा है कि किस प्रकार से वो जो उनका रास्ता रहा वो मुश्किलों से भरा हुआ रहा और किस प्रकार से उन्होंने इन कंट्रीज को विजिट किया, मोनेस्ट्रीज को विजिट किया और बहुत सारी किताबें वो अपने साथ में लेके गए थे। फेनसांग या ज्वेनजांग जो कि नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया से होते हुए वापस चाइना जा रहा था, वो जब वापस जा रहे थे तो उनके पास में बुद्धा की बहुत सारी स्टेच्यूज थी जो कि गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड आदि से बनी हुई थी और उनके साथ में 600 से अधिक मैन्युस्क्रिप्ट भी थी जो लगभग 20 हॉर्सेस के पीठ पे लदी हुई थी। लगभग 50 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी थी जो कि रास्ते में यात्रा के दौरान खो गई थी और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद में अपना पूरा जीवन जो है
इन स्क्रिप्ट्स को संस्कृत से चाइनीज में कन्वर्ट करने में लगा दिया। फाइयान किस प्रकार से चाइना लौटे? फाइयान जो है, उन्होंने अपनी चाइना की जो यात्रा है वो बंगाल से शुरू की। वो एक शिप पे बहुत सारे मर्चेंट्स के साथ में बैठ गए। लगभग 2 दिन की यात्रा के बाद में वो एक तूफान में फंस गए, और तूफान में फंसने के बाद में उन्होंने अपने जहाज का वजन कम करने के लिए बहुत सारी चीजों को फेंकना पड़ा। फाइयान जो है, उन्हें अपनी पर्सनल चीजों को फेंकना पड़ा, लेकिन उनकी बुक्स और बुद्धा की जो स्टेच्यूज थे उनको उन्होंने नहीं फेंका। और अंततः 13 दिन के बाद में सब कुछ कंट्रोल हुआ, और उन्होंने अपनी बुक्स में लिखा है कि सी जो है वो बहुत अधिक फैला हुआ है, और सी का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कुछ भी हम लोग समझ नहीं सकते हैं। केवल सन मून और स्टार्स है वो ही यहाँ पे मोशन करते हुए दिखाई देते हैं, और उन्हीं के द्वारा हम सब कुछ जान सकते हैं। और यहाँ पे सी में हमारा कोई प्लान नहीं होता है, हमें विंड के अनुसार ही चलना पड़ता है। लगभग उन्हें जावा पहुंचने के लिए 90 डेज लगे, जहाँ पे वो 5 महीने के लिए रुके थे, और उसके बाद में उन्होंने दूसरा मर्चेंट शिप लिया जिसके द्वारा वो चाइना पहुंचे थे। तो इसका मतलब चाइना पहुंचने में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। नालंदा, नालंदा जो है वो बुद्धिस्ट लर्निंग का एक बहुत ही यूनिक सेंटर था। ज्वेनजांग या ह्वेनसांग जो है, उन्होंने अपनी स्टडी को नालंदा बिहार में किया था, जो उस समय की सबसे अधिक प्रचलित बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री रही। और वहाँ के बारे में वो लिखते हैं कि यहाँ के जो टीचर्स थे वो बहुत अधिक एबिलिटी और टैलेंट रखते थे। बुद्धा की जितनी भी टीचिंग्स हैं उनको वो सिंसियरली फॉलो करते थे। मोनेस्ट्री के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, उनको वो लोग फॉलो करते थे, और सभी को उन्हें फॉलो करना पड़ता था। दिन के दौरान यहाँ पे डिस्कशंस होते थे, और यंग और ओल्ड लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। यहाँ पे बहुत सारे लर्नेड मैन हैं, वो अलग अलग जगह से आते थे और अपने डाउट्स को क्लियर करते थे। गेट कीपर जो थे वो नए आने वाले लोगों से बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते थे, और अगर वो 10 में से 7 या 8 के जवाब दे पाते थे तभी उन्हें अंदर एंटर करने दिया जाता था, वरना उन्हें एंटर करने की अनुमति नहीं मिलती थी। उसी समय भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे धीरे धीरे लोगों ने डेटीज को वर्शिप करना शुरू कर दिया, जो हिंदुइज्म का आगे जाके एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन गया। इन देवी देवताओं में शिवा, विष्णु और गॉडेस जैसे कि दुर्गा मुख्य है। इस समय भक्ति का जो आइडिया है वो बहुत अधिक प्रचलित हो गया। भक्ति का मतलब ये समझा जाता था कि कोई भी व्यक्ति जो है पूजा पाठ के लिए एक देवी या देवता को चुन लेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, हाई कास्ट हो, लो कास्ट हो, मैन हो, वुमेन हो, कोई भी इस भक्ति के पाथ को चुन सकता था। वो अपने इष्ट देव को चुन लेगा और उसकी पूजा करना शुरू कर सकता है। भक्ति का जो आइडिया है वो भगवत गीता, जो कि हिंदू लोगों की एक सेक्रेड बुक है, उसमें बताया गया है, जो कि महाभारत का भाग है। इसमें कृष्णा जो कि भगवान है, उन्होंने अर्जुन को कहा कि तुम्हें धर्म की जो इतनी भी बातें हैं उनको सबको छोड़ देना है और मेरी शरण में आ जाना है। क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तब अर्जुन जो है वो बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनके सामने उनके सारे रिश्तेदार खड़े थे और वो हथियार नहीं चलाना चाहते थे। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया था, जो महाभारत के एक भाग में दिया हुआ है। जो लोग इस भक्ति को फॉलो करते थे और विशेष रूप से किसी गॉड या गॉडेसेस को वो मानते थे, वो अलग अलग प्रकार के सेक्रीफाइसेस आदि किया करते थे। इस सिस्टम के अनुसार एक जो भक्त है वो अपने चुने हुए भगवान को या देवी को पूरे मन से आराधना और पूजा करेगा। उनका जो भगवान है वो कोई ह्यूमन बीइंग, लॉयन, ट्री या किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और इन देवी देवताओं की अक्सर जो आर्टिस्ट है वो इमेजेस भी बनाया करते थे। ये डीटीज जैसे कि स्पेशल हुआ करते थे, तो इन्हें घर में बहुत ही स्पेशल जगह मिलती थी जिन्हें टेम्पल्स कहा जाता था, जिनके बारे में आगे के चैप्टर में आप लोग पढ़ने वाले हो। और इन्हीं से जुड़ी हुई आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री और आर्किटेक्चर भी उस समय हमें देखने को मिलती है। हिंदू टर्म की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से इंडिया टर्म इंडस रिवर से निकला है, उसी प्रकार से अरब और ईरानियन जो है वो यहाँ के लोग इस रिवर के ईस्ट में रहते थे और विशेष प्रकार की कल्चरल प्रैक्टिसेस
जिनमें रिलीजियस बिलीफ्स थे उनको मानते थे, उन्हें हिंदू कहा गया है। भक्ति, भक्ति जो शब्द है वो संस्कृत का टर्म भज से आया है, जिसका मतलब है डिवाइड या शेयर करना। इसका मतलब है कि हम अपने भगवान के साथ में टू वे रिलेशन रखेंगे। भक्ति जो है वो भगवत से डायरेक्ट होती है, जिसका मतलब अक्सर भगवान होता है। भगवान जो कि हमारा मालिक है, वो हमारे भाग या हमारे लक को या फॉर्च्यून को डिसाइड करता है, और उसको मानने वाले जो होते हैं वो भक्त या भगवता कहते हैं, जो भगवान के भाग से जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक पोएम भी है, उसको भी बताया गया है। ये एक तमिल पोएम है। इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, चाहे वो किसी भी जाति से संबंध रखता हो, चाहे वो ऊंची नीची किसी भी प्रकार की जाति, कैसा भी वो दिखने में हो, अगर वो भगवान को मानता है तो मैं उसकी पूजा करूंगा। इसी समय दुनिया के दूसरे कोने में क्या चल रहा था, लगभग 2000 ईयर्स पहले की अगर हम लोग बात करें, तो वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी धीरे धीरे इमर्ज हो रही थी। जीसस क्राइस्ट का जन्म बेथलेहम में हो चुका था, और रोमन एम्पायर का वो एक उस समय पार्ट था। क्राइस्ट की जो टीचिंग है वो धीरे धीरे दुनिया में काफी बदलाव ला रही थी। उन्होंने लोगों को सिखाया कि किस प्रकार से दुनिया के लोगों से प्यार प्रेम किया जाए, उनके साथ में वैसा ही व्यवहार किया जाए जैसा कि आप अपने साथ करना चाहते हैं। बाइबल की उस समय बहुत सारी बातें हैं जो काफी प्रचलन में आई थी। धीरे धीरे क्राइस्ट की जो टीचिंग थी वो ऑर्डिनरी लोगों को अच्छी लगने लगी। वो वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैलने लगी, और धीरे धीरे क्रिश्चियन प्रीचर्स जो है वेस्ट एशिया और हमारे सब कॉन्टिनेंट का जो वेस्ट कोस्ट है वहां पे भी आ गए थे। हमारे केरला में जो क्रिश्चियंस हैं उन्हें सीरियन क्रिश्चियंस कहा जाता है, क्योंकि वो शायद वेस्ट एशिया, जो कि सबसे पुरानी जो ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वहां से आए थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।